हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे बीपीएससी 145 के असाइनमेंट के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि बीपीएससी 145 पूर्वोत्तर भारत में लोकतंत्र एवं विकास, इसके बारे में हम लोग इसमें से जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस 2022 में पूछे गए थे उसके क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। और जैसे कि गाइज आप सभी को पता ही होगा, बीपीएससी 145 के और भी ऑलरेडी यूनिट वाइज क्लासेस अपलोड हो चुकी है। जो भी अभी तक यूनिट वाइज कंप्लीट नहीं किया उसको जरूर कंप्लीट कर लीजिए। इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है बीपीएससी 145 के नाम से, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर मिल जाएगा। तो आप उस लिंक से आसानी तरीके से सारे के सारे क्लास कर सकते हैं। ओके, चलिए आज इस सेशन में हम लोग देखेंगे असाइनमेंट के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। और जैसे कि गाइज इसमें से मैं पहले बता दूं कि इसमें से लगभग क्वेश्चंस को हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। जो यूनिट वाइज जो हम लोग चैप्टर वाइज जो क्लास किए हैं उसमें से देखिए, जैसा कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके हैं यहाँ पे, एक क्षेत्र के रूप में पूर्वोत्तर भारत के गठन की चर्चा करें। यानी कि पूर्वोत्तर भारत में जो भी राज्य हैं, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी जो 7 सिस्टर्स हैं उसके बारे में बताया जा रहा है कि इसका गठन की चर्चा करें, जो कि यूनिट 1 में हम लोग बेहतरीन तरीके से एक एक स्टेट के बारे में देख चुके हैं। ये यूनिट 1 का है, तो आप यूनिट 1 को जरूर देख लीजिए। आपका एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा उससे। और रहा क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करें। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये आपके यूनिट 6 का है, जो कि इससे पहले सेशन में हम लोग देखे हुए हैं। तो ये 6ठी अनुसूची के बारे में बताया गया है। देखिए यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6 ये तीनों में इसकी चर्चा की है, लेकिन इसके फुल डिटेल्स के साथ जो यूनिट 6 में किया गया। आप यदि यूनिट 6 कवर करते हैं तो ये आप क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगी। ओके, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा थर्ड में। देखिए पूर्वोत्तर भारत में पलायन के महत्व की चर्चा करें। ये क्वेश्चन जो ना आपका थोड़ी बहुत जो चर्चा यूनिट 1, 2 में हुई है, लेकिन इसको हम लोग फिर से एक्सप्लेन करेंगे। 3, 4, 5 इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। इसमें जो ना थोड़ी थोड़ी चर्चा हुई है लेकिन डिटेल्स के साथ नहीं हुई है, तो हम लोग इस सेशन में हम लोग इसको डिटेल्स से जानेंगे। ओके, ये तीनों को हम लोग अभी डिटेल से जानेंगे। उसके देखिए इसमें 6 नंबर में देखिए ये जो है स्वायत्त जिला परिषदों के महत्व की चर्चा करें। ये भी क्वेश्चन आपके यूनिट 6 का है, तो यूनिट 6 इसको जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए यूनिट 6 कितना महत्व है आपका, 2 क्वेश्चन यूनिट 6 से ही सिर्फ आया हुआ है, तो यूनिट 6 कंप्लीट कर लीजिएगा। उसका भी क्लास किया हुआ। और 7 नंबर क्वेश्चन आपका जो है ना, आपका 7 नंबर हो गया और 8 नंबर, ये दोनों क्वेश्चन को नहीं किए हैं एक्सप्लेन। यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन नहीं किए, जो कि अभी वाले सेशन में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ओके, और बाकी रहा आपके यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये दोनों क्वेश्चन हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये क्राउन कॉलोनी जो है आपके यूनिट 5 में मिल जाएगा, ठीक है, यूनिट 5 में। और सिक्किम पर टिप्पणी करें, ये आपको क्वेश्चन यूनिट 1 में मिल जाएगा। देखिए यूनिट 1 और यूनिट 6 से आपके 2 क्वेश्चंस देखने को मिली है असाइनमेंट के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रिलेट करके पढ़ेंगे। यूनिट 1 और 6 से 2 क्वेश्चंस मिले हैं, तो आप यूनिट 1 और 6 को जरूर कंप्लीट कीजिएगा। और यूनिट 1 से 6 तक आप कंप्लीट कर लेते हैं तो लगभग देखिए मिलता जुलता है। और बाकी जो ये 5 क्वेश्चन हैं इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अभी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, पूर्वोत्तर भारत में पलायन के महत्व की चर्चा करें। चलिए सबसे पहले हम लोग उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3 जो है आपके पूर्वोत्तर भारत में पलायन का महत्व, इसके बारे में हम लोग सुनिए आप लोग क्या कहा जाता है इसमें। देखिए भारत के पूर्वोत्तर भाग का इतिहास प्रवास का इतिहास रहा है। यानी भारत के जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वोत्तर भाग हैं, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी जो सिक्किम वगैरह सब राज्य हैं, जो 7 सिस्टर्स हैं, उसका जो इतिहास एक प्रवास इतिहास के, वहाँ के जो निवास स्थान, जो रहने वाले स्थान है उससे है, उससे रिलेट किया हुआ है। लिखित इतिहास से पहले प्रवास मुख्य रूप से पूर्वी दिशा से था। ये जो लिखित जब स्टार्ट हुई थी, लिखित इतिहास जब स्टार्ट हुई थी, उससे पहले से जो है यहाँ के पूर्वी दिशा में जो भी राज्य हैं, जो भी क्षेत्र हैं, उससे था, ताकि अधिकांश जातीयता जो आज ऑटोस्थन होने का दावा करती है। यानी कि जो अधिकांश जातीयता जो है, जैसे कि आप सभी देखे होंगे कि बंगाल से जो बहुत सारे जनजाति लोग असम में जाके बस गए, असमी लोग वहाँ पे फिर अपना प्रकोप छाने लगे। उसके बाद जो है ये अपना जो ना सभी जातीयता जो है ना, वहाँ के अपना ऑटोचमन यानी कि अपना स्थान के रूप में वहाँ पे वो दावा करने लगे कि नहीं, मैं इसी जाति का हूँ, मैं यहीं का निवासी हूँ, यहीं मेरा प्रवास स्थान है, तो उसका दावा करने लगती है। उसके बाद वो कहता है कि ये भारत के पूर्व में ज़्यादातर दक्षिण पूर्व एशिया में अपने पूर्वजों का पता लगा सकती है। ये जो ना भारत के जितने भी पूर्वी भाग में हैं, पूर्वी देशों के पूर्वोत्तर भारत में, उसके जो ना ज़्यादातर दक्षिण और पूर्व के एशिया में अपने पूर्वजों का पता लगा सकती है। इसके बाद जो है ना पश्चिमी दिशा के लोग भी पश्चिमी दिशा के लोग भी आने लगे। यानी कि बोला जाए तो इसमें देखिए दक्षिण, पूर्व, पश्चिम यानी कि तीनों क्षेत्रों के लोग आने लगे। और असम की जाति हिंदू, असमिया बोलने वाली आबादी
जैसे समुदाय अक्सर अपने मूल के मुख्य भूमि अब भारत के हिस्सों में खोजते हैं। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि असम में जो है, पूर्वोत्तर भारत के राज्य जो हैं असम में, वहाँ की जाति हिंदू हो गया, असमी जो बोलते हैं, असमिया जो कि असमी भाषा बोलते हैं, उसकी आबादी जैसे समुदाय जो है ना रेगुलरली अक्सर बेसिकली ये जो है ना मूल रूप से वहाँ की मुख्य भारत के कुछ हिस्सों से खोजते हैं, कुछ हिस्सों में खोजते हैं, ठीक है ना। और चाय बागानों में रोजगार के अवसर, कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता और अन्य संबंधित कारकों के कारण इस क्षेत्र में प्रवास का लगातार प्रवाह हो रहा है। यानी कि यहाँ जो चाय का बागान जो है ना, असम में चाय की बागान होती है, उसके रोजगार के लिए असम में बहुत सारे जगहों के रोजगार, यानी कि लोग जो है ना रोजगार अवसर प्राप्त करने के लिए जाते हैं, कृषि योग्य भूमि के लिए उपलब्धता के लिए जाते हैं वहाँ, ताकि उसका जो है ना उसके बाद इस कारण से जो है ना वहाँ के प्रवास का लगातार प्रभाव, यानी कि जैसे अगर मान के चलो चाय की बागान के लिए वहाँ रोजगार करने के लिए असम में अगर व्यक्ति जाए तो वहाँ सभी जनसंख्या बढ़ेगी, प्रवास होने लगेगी, यानी कि वहाँ रहने लगेंगे तो वो लगातार वृद्धि करेगी। समझ रहे हैं। तो यही कहा जा रहा है कि देखिए, इसमें फिर से मैं बता दूं कि भारत के पूर्वोत्तर भाग का इतिहास प्रवाह का इतिहास रहा है। यानी इसका जो लिखित इतिहास को स्टार्ट करने से पहले जो है यहाँ की प्रवास मुख्य रूप से पूर्वी दिशा से था। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है ना जातीयता जो ना ये अपना दावा करने लगे कि नहीं, ये मेरा ही प्रवास स्थान है, तो इस तरह से ये दावा करती थी। उसके बाद यहाँ पे जो अलग अलग तरह के, जैसे पूर्व एशिया से दक्षिण पूर्व, उसके बाद पश्चिमी भागों के लोग भी असम में आने लगे। असम में जो ना जैसे चाय की बगीचों के में रोजगार प्राप्त करने के लिए, कृषि से संबंधित रोजगार प्राप्त करने के लिए, उपलब्धता प्राप्त करने के लिए, भूमि उपलब्धता प्राप्त करने के लिए, इसके कारण से जो है यहाँ के क्षेत्र प्रवास लगातार वृद्धि करती रही है। ओके, तो इसके बाद आगे कहा जा रहा है, अध्ययनों से ये भी पता चलता है कि इन राज्यों में आंतरिक प्रवाह और अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह दोनों में प्रवासन अधिक प्रभाव हो रहा है। यानी कि अध्ययन के जो है ना, जैसे कि बहुत विचारक थिंकर जो है इसके बारे में पता लगाया कि इन राज्यों में जो है ना पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में जो भी हैं उसके आंतरिक प्रवास हो गया, अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह, दोनों में प्रवासन अधिक प्रभाव हो रहे हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, यानी कि इसमें जो नेपाली भी आने लगे थे, उसके बाद भूटानी भी आने लगे थे, उसके बाद तो राज्य के भारत के जो है पूर्वी तो ऑलरेडी था ही, दक्षिण पूर्व, उसके बाद पश्चिमी, सभी लोग उसमें प्रवास करने लगे, तो वो अधिक ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव होने लगा था। जैसे मुखर्जी ने बताया कि मुखर्जी पूर्वोत्तर राज्यों में पर्याप्त प्रवासन पाया। यानी कि मुखर्जी जो है अध्ययन के स्रोतकर्ता जो थे, उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर राज्यों में जो है ना पर्याप्त प्रवासन अधिक पाया गया है। उसका 2011 की जनगणना में पूर्वोत्तर में 14.9 मिलियन प्रवासी दर्ज किए गए हैं। यानी कि जो 2011 की जनगणना हुई थी वहाँ पे जो है टोटल आबादी जो थी 14.9 मिलियन प्रवासी दर्ज किया गया था, जो इस क्षेत्र की कुल आबादी का लगभग 33% है। वहाँ के जो ना लगभग कुल आबादी का टोटल 100% में से 30% यही था। उसका 2001 की जनगणना के अनुसार से लगभग 5 मिलियन प्रवासियों ने वृद्धि भी दर्शाता है। यानी कि 2001 की जनगणना से लगभग 5%, यानी कि बोले तो 9 मिलियन के अभाव में 2001 के ईस्वी में था। ओके, पूर्वोत्तर भारत अतीत में कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला सीमांत क्षेत्र होने के कारण प्रवासियों का महत्वपूर्ण रिसीवर रहा है। यानी कि पूर्वोत्तर भारत में अतीत में, यानी कि इतिहास में जो है कम जनसंख्या वाला सीमांत क्षेत्र में जाना जाने का, यानी कि पूर्वोत्तर भारत में जो है सबसे पहले जो इतिहास में जो है बहुत कम जनसंख्या वाली थी। उसके बाद यहाँ पे जो है ना धीरे धीरे प्रोग्रेस करने लगा, यहाँ जनसंख्या प्रोग्रेस करने लगा, यहाँ प्रवासियों का वृद्धि होने लगा, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कंट्री से जो है ना यहाँ पर आने लगे और महत्वपूर्ण रिसीवर बन गया, प्राप्तकर्ता बन गया। और तालिका एक जन स्थान और अंतिम निवास स्थान की परिभाषा के आधार पर पूर्वोत्तर राज्यों में प्रवास का परिमाण देती है। इसमें जो है ना वहाँ के जो जन्म स्थान है, आपके जहाँ पे मूल निवास हैं, आप जहाँ जन्म लिए हैं, उसके तो वहाँ अंतिम स्थान है, जैसे कि आप जहाँ पे मृत्यु होती है, उसकी परिभाषा के आधार पर इसमें कहा जा रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों में प्रवास का परिमाण देती है। यानी कि जो पूर्वोत्तर राज्यों में जो भी स्टेट है उसके बारे में जो है, इसके बारे में प्रमाण देती है, इसमें जो ना सबूत देती है। दो परिभाषाओं के आधार पर प्रवासन में बहुत अधिक अंतर नहीं है। यानी दो परिभाषाओं के आधार पर जो है ना ये प्रवासन में बहुत ज़्यादा अधिकार है। प्रवासन बोले तो वहाँ पे जो रहने वाले हैं, जो प्रवास करते हैं, उसके अधिक जो है दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है। जन्म स्थान के आधार पर प्रवासन का अपेक्षित कम आकलन क्षेत्र और साथ ही पूरे देश में नहीं देखा जा सकता है। जन्म स्थान जैसे कि आप जहाँ जन्म लिए उसके आधार पर जो है ना वहाँ जो निवासी थे, वहाँ मूल निवासी होंगे, उसके अपेक्षित जो है ना कम आकलन क्षेत्र के साथ ही पूरे देश में नहीं देखा जा सका है। उसके बाद देश में लगभग 45 करोड़ लोग, जो कुल जनसंख्या का 37% है,
यानी कि लगभग देश में जो ना 45% लोग, 45 करोड़ लोग जो है ना कुल जनसंख्या का 37% है, जो कि सिर्फ पूर्वोत्तर भारत में है। ओके, ये प्रवासी कहाँ पे हैं? सिर्फ पूर्वोत्तर भारत में। टोटल पूरा भारत देश के इसमें जो 37% ये जो है सिर्फ पूर्वोत्तर भारत में है, जो कि जनगणना के 2011 के अनुसार बताया गया है। उसके बाद यह देखा गया है कि देश के औसत की तुलना में पूर्वोत्तर क्षेत्र में गतिशीलता कम है, यानी कि देश की जो है ना देखा गया, इसमें ये बताया जा रहा है कि देश के औसत की तुलना में जो है ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में गतिशीलता कम है। उसके बाद लगभग 37% देश की औसत की तुलना में इस क्षेत्र के लगभग 1/3 लोग प्रवासी हैं, यानी कि 1/3 लोग जो सिर्फ पूर्वोत्तर भारत में ही हैं। ओके, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां देश के औसत से अधिक प्रवासियों का प्रतिशत लगभग 45% आबादी प्रवासियों के रूप में है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश जो पूर्वोत्तर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में से एक राज्य है। अरुणाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ की जो औसत जो है, वहाँ की जो जनसंख्या होती है, वहाँ पे एवरेज जो है, औसत जो है, औसत से वहाँ देश के औसत से अधिक प्रवासियों का प्रतिशत जो है ना लगभग 45% वहाँ आबादी के रूप में देखा गया है। उसके बाद देखिए इसमें जो यही आपका जो है सभी स्टेट के बारे में कि हाँ कितनी आबादी देखी गई है, कौन कौन से जो है कितने कौन कौन से राज्य में कितनी आबादी पलायन किया गया है, उसके बारे में देखा गया है। सबसे कम गतिशीलता मणिपुर, मेघालय और नागालैंड राज्यों में देखी जाती है। सबसे अधिक जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद सबसे कम जो है आपका गतिशीलता जो है मणिपुर, मेघालय और नागालैंड राज्यों में देखी जाती है। आपको इसको माइंड में रखना होगा। लगभग 1/4 प्रवासी है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में 1/3 और इन बाकी राज्यों में जो है ना 1/4 प्रवासी है। उसके बाद देश में लगभग 60% प्रवासी एक ही जिले के भीतर चले गए, यानी कि देश में लगभग देश के जितने भी प्रवासी थे लगभग उसका 60% जो है ना एक ही जिले के भीतर चले गए थे। पूर्वोत्तर राज्यों में नागालैंड और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में गन्ना के जिले के भीतर आने वाले प्रवासियों का अनुपात कम है। और पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश में, यानी नागालैंड और मिजोरम की तुलना में जो अरुणाचल प्रदेश की गणना किया जाए तो उसके जिले के भीतर आने वाले प्रवासियों का अनुपात कम है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के एक जिला के बराबर ये नागालैंड और मिजोरम के अनुपात फिर भी कम था। ओके, उसके बाद मणिपुर, मेघालय और असम राज्यों में लगभग 2/3 प्रवासी गणना के भीतर चले गए हैं। और मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया और असम राज्यों में जो है ना लगभग 2/3 का हिस्सा जो है ना वहाँ का प्रवासी जो है ना वो गणना के अनुसार जो है ना जिले के भीतर चला गए, जिसके बारे में यहाँ बताया गया ना लगभग देश की जो है ना 60% जो आपका जो है ना जिले में हो गया, उसी तरह से में भी जो है चला गया। उसके बाद कहा जाता है कि अंतर्राज्यीय प्रवासियों का योगदान अरुणाचल प्रदेश में 22% है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का योगदान जो है ना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो विदेशों से आए हुए हैं उसके जो है ना तुलना में देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में 22% लोग हैं, और जबकि मणिपुर में मात्र 3% है। देखिए कितनी डिफरेंट है। अरुणाचल प्रदेश जो पहला राज्य है उसका जिसमें 22% है, उसका तो मणिपुर 3% है। ठीक है, असम एकमात्र ऐसा राज्य है जहां देश के बाकी हिस्सों से अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का हिस्सा क्षेत्र के भीतर अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह के हिस्से से अधिक है, यानी कि असम एकमात्र ऐसा स्टेट है, ऐसा राज्य है जहां देश के बाकी हिस्सों से, यानी कि देश के भारत के अलावा जो है यानी देखिए अंतर्राज्यीय का मतलब यहाँ अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय से। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का हिस्सा के क्षेत्र के भीतर भी ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह के हिस्से से अधिक है, यानी कि ये जो ना लगभग इसमें देखा जाए तो एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ देश के जितने भी देश के बाकी अपना भारत देश को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी प्रवास के हिस्से हैं वो लगभग अंतर्राष्ट्रीय जो है ना प्रवास के हिस्से से अधिक है, वो अंतर्राष्ट्रीय हिस्सों से। जैसे कि असम में जो ना विदेशी ज़्यादातर देखने को मिलती है, जनगणना 2011 के अनुसार बताया जा रहा है। ये देखा गया है कि पूर्वोत्तर भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास इस क्षेत्र के कुल प्रवासियों का लगभग 2.5% है, यानी कि इसमें देखा गया है, इसमें बताया गया कि पूर्वोत्तर भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जो है इस क्षेत्र में सिर्फ असम में जो है 2.5% है। समझ सकते 2.5% बहुत बड़ी बात है। ओके, त्रिपुरा राज्य में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का हिस्सा कुल प्रवासियों का 70% है। ये जो त्रिपुरा राज्य है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का कुल हिस्सा लगभग 70% पूरा अंतर्राष्ट्रीय तौर पर वो जो 70% उसका प्रवासी वहाँ पे है। उसका अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के हिस्सों से अधिक है, वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के तुलना में देखा जाए तो वो अधिक है। किसका? त्रिपुरा का अंतर्राष्ट्रीय जो 70% है। उसका कहा जाता है लिंगानुपात की गणना। देखिए ये जो अभी तक हम लोग देखें उसका परसेंटेज में कितनी परसेंटेज प्रवासियाँ हैं। अब देखिए लिंगानुपात यानी कि 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं कौन कौन से स्टेट में देखी गई है, तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि प्रवासियों के तुलना में के रूप में देखी जाती है। जैसे कि आंकड़ा प्रवासन धाराओं के बावजूद इसके नारीकरण को दर्शाता है। इसके बारे में जो है वहाँ की तुलना के अनुसार जो हमारे जनसंख्या के अनुसार नारीकरण के बारे में बताया जाता है, दर्शाया जाता है। देश में प्रत्येक 1000 पुरुष प्रवासियों के लिए 2120 महिला प्रवासी हैं, यानी कि 1000 व्यक्तियों में 1000 पुरुषों में जो है 2120 महिला प्रवासी हैं। ओके, देश में पूरे देश के बारे में बताया जा रहा है जिनकी गणना राज्य के भीतर प्रवास से अधिक प्रभुत्व है।
देश की औसत की तुलना में पूर्वोत्तर क्षेत्र में महिला प्रवास का प्रभुत्व कम है। यानी कि देश की औसत की तुलना में देखा जाए तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में जितनी भी महिला हैं उसका प्रभुत्व लगभग कम है। हर एक स्टेट में देखिएगा 1000 पुरुषों में जो है ना लगभग 900 के एबव में महिलाएं हैं। तो इसी के बारे में बताया जा रहा है। असम, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य में महिला प्रवासियों के प्रभुत्व ने इस क्षेत्र में प्रवासी लिंगानुपात को 1681 तक खींच लिया। यानी जो असम हो गया, मणिपुर हो गया, उसके त्रिपुरा राज्य में महिलाओं के जो भी प्रवासी हैं, महिला जो निवास करती प्रवासी हो गए, उसके प्रभुत्व क्षेत्र जो इस क्षेत्र के प्रवासी लिंगानुपात में से 1681 तक खींच लिया था। उसके इस क्षेत्र के सभी राज्यों में ये देखा गया कि पुरुष प्रवासी क्षेत्र के बाहर के राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह पर हावी है। शेष भारत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का लिंगानुपात प्रति 1000 प्रवासियों पर 866 महिला प्रवासी है। यानी कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बताया जा रहा है भारत में जो है ना, जैसे अभी जस्ट मैंने बताया था 1000 में लगभग 900 के भाव में था, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि 1000 पुरुषों में जो है 866 महिलाएं हैं। ओके, उसके बाद असम में सबसे अधिक 949, यानी आपको इसको याद रखना होगा। असम में जो है ना 949 है 1000 पुरुषों में, यानी कि देखा जाए तो वहाँ पे पुरुषों और महिलाओं की ज़्यादा डिफरेंट नहीं है जनसंख्या में। उसके बाद मिजोरम में सबसे कम मात्र 494, इसको भी याद रखना होगा। यानी पूरे देश के बारे में बताया जा रहा है तो 866 एवरेज निकल रहा है। उसके सिर्फ असम के बारे में बताया जाता है 949। उसके बाद अगर सिर्फ मिजोरम की बात कहा जा रहा है तो वो 494 हैं। और उसके बाद मेघालय और नागालैंड राज्यों में महिला प्रवासियों की तुलना में अधिक पुरुष प्रवासी हैं। इसमें कहा जाता है मेघालय और नागालैंड में जो है ना पुरुषों की जनसंख्या ज़्यादा है। उसके बाद 874 के प्रवासी लिंगानुपात के साथ मेघालय ने केवल क्षेत्र के भीतर से अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के बीच महिला प्रवासियों का प्रभुत्व दिखाया है। इसके विपरीत नागालैंड के केवल अंतर्जातीय प्रवासियों में महिला प्रवासी अधिक है। देखिए इसमें कहा जा रहा है मिजोरम हो गया और नागालैंड में जो है ना 874 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं। ठीक है, तो इसके बारे में कहा जा रहा है हर एक स्टेट के बारे में कितना प्रवासी है, उसके बाद कितना लिंगानुपात है, तो इसके बारे में बताया जा रहा है। इस प्लान के बारे में कौन कौन से स्टेट से कौन कौन से देश से आए हुए हैं, कितने प्रवासी हैं, कितने प्रतिशत आए हुए हैं, तो इसके बारे में इस क्वेश्चन के माध्यम से बताया गया था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए पूर्वोत्तर भारत में एक क्षेत्र दल की विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। देखिए इसमें क्या कहा जाता है, देखिए पूर्वोत्तर भारत में जो क्षेत्र दल यानी कि पूर्वोत्तर भारत के जो भी स्टेट हैं, जो भी राज्य हैं, जो भी क्षेत्र हैं, वहाँ के पर्सनली वहाँ के क्षेत्र के दल के बारे में बताया जा रहा है, ना कि राष्ट्र के स्तर पर, देश के स्तर पर। ठीक है, तो इसके बारे में बताया जा रहा है। जैसे कि आपका एक दल है नागा पीपुल्स फ्रंट। ये नागा पीपुल्स फ्रंट जो है एक दल का नाम है जो कि नागालैंड से था। ठीक है, नागालैंड को पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत पहले राज्य का दर्जा मिला था। यह नागालैंड जो है ये जैसे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्रों के भाग हैं, जो राज्य है ना पूर्वोत्तर राज्यों के, उससे जो है ना उसकी तुलना में जो है ना वो बहुत पहले ही उसको राज्य का दर्जा मिल गया था। जैसे कि ये असम से, जैसे के बारे में यूनिट 1 में हम लोग देखें नागालैंड की बारे में कब इसकी स्थापना हुई थी वगैरह वगैरह सब कुछ इसके बारे में जो हम लोग इसकी दर्ज के बारे में बताया जाए, इसकी तुलना में बहुत पहले ही कर दिया गया था। पहले नागा हिल डिस्ट्रिक्ट यानी कि नागालैंड को जो हम लोग सबसे पहले नागा हिल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद यह असम के संयुक्त राज्य का एक हिस्सा था। ये असम का जो है संयुक्त राज्य के रूप में एक हिस्सा था। असम और नागालैंड पहले एक हुआ करती थी और इसे राज्यपाल के प्रत्यक्ष प्रशासन के अधीन रखा गया था। ये असम के जो राज्यपाल थे वो बारदोई जी, उसके बाद उन्होंने ही इसके प्रत्यक्ष प्रशासन पर अधीन रखा गया था। हालांकि 1960 के दशक के दौरान प्रचलित राजनीति की नाजुक और अस्थिर प्रकृति ने गहरे सामाजिक, राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों को जन्म दिया। ये जो 1960 ईस्वी के दशक जो थे उसके दौरान जो भी प्रचलित जो फेमस थे राजनीति जो थे, पॉलिटिक्स थे, उसके नाजुक और अस्थिर प्रकृति ने काफ़ी गहरे सामाजिक राजनीति की तरफ पर उसकी सुरक्षा को मुद्दे को जन्म दिया था। 1960 दशक के बाद जो वहाँ पे नागालैंड में बहुत तरीके से जो वहाँ की सुरक्षा मुद्दों को जन्म दिया ताकि यहाँ पे सही तरीके से सब कुछ रह सके, जिसके लिए अंततः राज्य का दर्जा देना आवश्यक हो गया। ये जो है ना, जैसे कि आपका राज्य बनने लगा, नागालैंड राज्य बनने लगा 1960 के दशक के दौरान, तो वहाँ पे जो है सामाजिक हो गया, राजनीतिक हो गया, इस तरह से जो वहाँ की सुरक्षा होंगे, जो भी मुद्दे होंगे सुरक्षा से रिलेटेड, इस तरह से वहाँ को जन्म देने लगा, जिसके लिए अंततः राज्य का दर्जा देना आवश्यक हो गया। इसको जो है एक अलग सा राज्य देने के लिए घोषणा करने की आवश्यकता होने लगी। परिणाम स्वरूप पार्टी की गतिविधियां और अन्य जमीनी स्तर की लोकतांत्रिक संस्थाओं की पैठ धीरे धीरे जमीन जमाने लगी।
यानी जो है इसके परिणाम स्वरूप यही हुआ, वहाँ की जो पार्टी थी उसकी गतिविधियाँ जो थी वो रेगुलरली जो ना उसके अन्य ज़मीनी स्तर पर जो ना लोकतांत्रिक संस्थाओं की पैठ जो था धीरे धीरे वो जरे जमाने लगी। मतलब वहाँ की जो ना पार्टी जो थी वो धीरे धीरे लोकतंत्र स्तर पर जो ना लोकतांत्रिक संस्थानों पर वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करने लगी, बहुत ही ज़्यादा आगे जाने लगी। वो धीरे धीरे जो ना सबके पीछे पहचान बनाने लगी। हालांकि नागा नेताओं के कुछ असंतुष्ट वर्गों ने एक अलग और संप्रभुत्व नागालैंड के गठन की अपनी महत्वाकांक्षा को जारी रखा। हालांकि जो ये ऐसे नागा के नेता जो नागालैंड के नेताओं थे उन्होंने कुछ अनसेटिस्फैक्शन वर्गों ने कुछ ऐसा अलग और संप्रभु नागालैंड की गठन को अपनी महत्वाकांक्षा को जारी रखा था। पहले राज्य विधानसभा चुनाव में, जैसे वहाँ के नागालैंड के राज्य विधानसभा चुनाव में उसके बमुश्किल 2 राजनीतिक दलों का चुनाव लड़ा, अर्थात नेशनल पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। वहाँ के 2 दल के नेता दो दल के पार्टियों ने जो ना वहाँ इलेक्शन लड़ा था। एक था आपका नेशनल पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। ये नागालैंड की बातें हो रही है। उसके 15 बाद के चुनाव में राजनीतिक दलों की संख्या में वृद्धि हुई। यानी कि जो पहले शुरुआती तौर पर 2 ही राजनीतिक पार्टी थे, एक नेशनल पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। देखिए वहाँ के क्षेत्र के बारे में बताया जाए, क्षेत्र दल के बारे में, तो वहाँ नेशनल पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। उसके 15वां जो चुनाव थी उसके बाद जो है ना राजनीतिक दलों में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होने लगी। जिस तरह से अभी भी देख सकते बहुत सारी पार्टियाँ आ गई, भारत में भी आप जानते होंगे बहुत सारी पार्टियाँ आ गई। उसी तरह से जो नागालैंड में शुरुआती तौर पर वहाँ नेशनल पार्टी और डेमोक्रेटिक के बाद जो है उन्होंने बहुत सारे पार्टियों को जन्म दिया और वृद्धि होने लगी और चुनाव का राजनीतिकरण किया जाने लगा और चुनाव जो है एक प्रकार का राजनीति पॉलिटिक्स के रूप में उसको जानने लगा। जैसे अभी भी देख सकते हैं 1987 तक कई क्षेत्र राजनीतिक दल थे जो राज्य विधानसभा चुनाव के लिए आए और लड़े। यानी 1987 तक जो है ना जो क्षेत्र स्तर पर जो राजनीतिक दल थे वो विधानसभा चुनाव के लिए आए और वहाँ लड़े भी। उसके बाद नागालैंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड फ्रंट, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, नेशनल कन्वेंशन ऑफ नागालैंड, नागा नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, नागा पीपुल ऑफ उल्लेख किया जाता है, पीपुल का उल्लेख किया जाता है। ये सभी जो वहाँ के दल के नाम है, पार्टी के नाम है। ओके, मैं फिर से नाम बोल दे रहा हूँ, नागालैंड नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद यूनाइटेड फ्रंट, उसके बाद यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, उसके बाद नेशनल कन्वेंशन ऑफ नागालैंड, नागा नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके बाद एक है नागा पीपुल। इसका उल्लेख किया जा सकता है कि पार्टी आदि कुछ क्षेत्र राजनीतिक दल थे। ये जो है सब क्षेत्र दल के थे, राजनीति थे, वह कुछ जो है ना नागालैंड के क्षेत्र के राजनीतिक दल थे जिन्होंने बाद के चुनाव में अपना नामकरण बदल दिया। उसके बाद जो चुनाव में जो अपना नामकरण को अपना नाम को बदलने लगा। उसके जबकि कुछ अन्य का किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय हो गया और ये जो है कुछ पार्टी ऐसे हुए जो कि अन्य पार्टियों में जुड़ गए, अन्य पार्टियों के साथ जो है ना मित्रता बनाने लगी और विलय हो गए, उसी में गुप्त हो गए, उसी में विलय हो गए। नागालैंड को राज्य का दर्जा मिलने के तुरंत बाद राजनीतिक दलों ने अपनी गतिविधियां शुरू कर दी। जैसे ही नागालैंड के एक अलग स्टेट घोषित कर दिया गया तो उस तुरंत ही उसको जो गतिविधियां शुरू होने लगी, वो अपना जो है प्रकोप छाने लगा था। उसके नागालैंड की विधानसभा के लिए पहला आम चुनाव 1964 में हुआ। यानी कि नागालैंड में जो है विधानसभा के लिए सबसे पहले चुनाव जो है ना 1964 ईस्वी में। देखिए वो नागालैंड की स्थापना 1960 ईस्वी में, स्थापना बोले तो मतलब एक अलग राज्य की दर्जा दिया गया 1960 ईस्वी में। उसके बाद 1964 ईस्वी में उन्होंने पहला विधानसभा चुनाव लड़ा, कहाँ, नागालैंड में, जिसमें आश्चर्यजनक रूप से कोई भी राजनीतिक दल चुनाव के लिए आगे नहीं आया। मतलब कि पहला जब चुनाव हुआ तो विधानसभा चुनाव, तो उस समय जो ना वहाँ के क्षेत्र दल के राजनीतिक दल कोई भी नहीं आगे आया। राजनीतिक दलों के बीच कोई मुकाबला नहीं था, मतलब राजनीतिक दलों के बीच जो कोई भी सामने वाला मुकाबला हो ही नहीं रहा था, यानी कि कोई आगे ही नहीं आया। तो इस प्रकार राजनीतिक दलों या उस मामले के लिए किसी भी अन्य क्षेत्र दलों ने चुनावी राजनीति में भाग लेने के लिए अपनी रुचि और इच्छा नहीं दिखाई। यानी कि उन्होंने वहाँ जो ना स्टार्टिंग में कोई भी दल, कोई भी व्यक्ति, इन्होंने क्षेत्रीय दल हो गया, इसमें जो ना इलेक्शन में काफ़ी कोई रुचि ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं दिखाई। ओके, उसके बाद पहले चुनाव के समय इसकी 40 सीटें थी, जिसे बाद में 1974 में विधानसभा के तीसरे आम चुनाव में 60 सीटें तक बढ़ा दी गई। यानी कि स्टार्ट में जो है इसकी 40 सीटें थी। देखिए सभी स्टेट के बारे में आप जानते ही होंगे, अलग अलग सीटें होती है। तो नागालैंड में टोटल स्टार्ट में 40 सीटें थी। उसके बाद 1974 जब विधानसभा के तीसरे चुनाव हुए थे तो उस समय जो है इसके सीटें को बढ़ाकर 60 सीटें कर दी गई। उसका चूँकि पहले चुनाव में कोई राजनीतिक दल नहीं लड़ा था, सभी 40 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने कब्जा कर लिया। यानी स्टार्ट में जो कोई भी राजनीतिक दल जो है वहाँ भाग ही नहीं लिए थे, रुचि ही नहीं दिखाई दिए, तो उसमें निर्दलीय जो अन्य पार्टी के लोग हैं जो ऐसे ही कर लिए थे, उन्होंने 40 सीटों को कब्जा कर लिया था। उन्होंने ही यहाँ पे नेता का रूप में जाना गया। उसका तो यह उल्लेख किया जाता है कि 40 आवंटित विधानसभा सीटों के लिए कुल मिलाकर 73 उम्मीदवारों ने मतदान किया। यानी कि टोटल 73 उम्मीदवारों ने ही मतदान किया था 40 आवंटित विधानसभा सीटों के लिए, जो राज्य की नई कार्यशील लोकतांत्रिक राजनीति में एक कमजोर और कम प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। तो इसके बारे में यही बताया जा रहा है, राज्य की कार्यशील
एक्सेल के बारे में कि वहाँ के जो इस तरह से अगर कोई करेगा तो किस तरह से प्रोग्रेस करेगा, तो यही इसी के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये रही आपका जो है पूर्वोत्तर भारत के जो है क्षेत्रीय दल के बारे में की विशेषता को बताएं। उसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन को देखें जिसके बारे में पलायन के बारे में बताया गया था, पूर्वोत्तर भारत में पलायन के महत्व की चर्चा करें। तो आज इस सेशन में हम लोग 2 क्वेश्चंस को कवर किए। तो अच्छा, इस सेशन में 2 ही क्वेश्चंस को कवर करने के लिए रहने देंगे। ओके, तो हम लोग देखा जाए तो यहाँ 1 और 2 इसको देख लिए, 3 और 4 अभी देख चुके हैं। उसके बचा 5 नंबर और 7 और 8, 5, 7 और 8, बाकी तो सारा देख चुके हैं। यानी कि टोटल क्वेश्चंस जो हम लोग 7 क्वेश्चन देख चुके हैं 10 में से, और बचा 3 क्वेश्चन, जो कि हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक ही सेशन में 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग असाइनमेंट के क्वेश्चन को भी पूरा एक्सप्लेन कर देंगे और यूनिट 6 तक कवर कर लिए। जैसा देखा जाए तो आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, आप सभी इतना कंप्लीट कर लीजिए। ओके, और अगर टाइम मिला तो मैं मीटिंग भी करवा दूंगा, या तो मैं और भी सेशन लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं। ओके, और एक प्लीज़ मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा था प्लीज़ कमेंट कीजिए, और जो भी चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए, और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।